नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस समय वैचारिक पृष्ठभूमि प्रारंभ हो चुका है। वैचारिक पृष्ठभूमि में अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन और गांधी दर्शन आपको पढ़ना है। इस वीडियो लेक्चर में अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन की हम लोग बात करेंगे। गांधी दर्शन पर आधारित लेक्चर अलग से दिया जाएगा और इन तीनों दर्शन पर आधारित अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा में प्रश्न बहुत आराम से आप कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम तो डिटेल लेकर चलते हैं और जब आप डिटेल पढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो जाहिर सी बात है जो तथ्य होते हैं उन्हें रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। जितना ही विस्तृत आप पढ़ेंगे उतना ही तथ्य आपका याद रहेगा, बार बार उसको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने कल एक उदाहरण भी दिया था, आप लोगों को हो सकता है याद भी हो कि कोई भी वृक्ष है, अगर उस वृक्ष की जड़ें जितनी ही गहरी होंगी उतना ही आपको आराम होगा, उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। और जिस भी वृक्ष की जड़ें जितनी उथली होंगी, छोटी होंगी, उतना ही उसको बार बार पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जितना ही गहराई से, जितना भी विस्तृत पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आपके लिए आसान होगा कि तथ्यों को बार बार रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अंबेडकर दर्शन। वीडियो को अंत तक देखें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा और आप देखेंगे कि इस पर आधारित परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ, मध्य प्रांत था उस समय। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल थे, जो कि ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीखाबाई सकपाल था। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। यह वर्ग विहीन समाज अर्थात समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी पहले, जब समता मूलक की बात आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले भी कई समाज सुधारकों ने लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, समाज को संगठित करने का प्रयास किया। आप आज़ादी से पहले देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट हम उठाएंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो 1893 में महाराष्ट्र में इन्होंने सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य था कि सभी धर्मों को एक मंच पर लाया जाए। लेकिन ऐसा कर नहीं हो सका, क्योंकि जब गणपति पूजा इन्होंने जिस उद्देश्य से शुरू किया कि सभी को एक मंच पर लाया जाए, तो हिंदू समुदाय के लगभग सभी वर्ग के लोग जरूर एक मंच पर आए, लेकिन वही मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो हाथ बांधे किनारे खड़े रहे, मंच से नीचे खड़े रहे। और यही अलगाव की स्थिति यहाँ पर शुरू हो गई गणपति महोत्सव से ही। खैर, बाद में आप देखेंगे कि बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में हो गई 1906 में, और उससे पहले बंगाल विभाजन की भी घोषणा हो गई, तो उसका बीज यहीं पड़ गया था। तो यहाँ जो उद्देश्य था सभी धर्म को एक मंच पर लाने का, वह नहीं हो सका। खैर, हिंदू धर्म संगठित हुआ। उन्होंने कहा भी कि मैं मानता हूँ आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन को चलना असंभव बना दे सकते हैं। ये आप ही लोग हैं जो रेलवे और तारघरों को चलाते हैं। वहीं आत्माराम पांडुरंग ने अपने सहयोगियों, खासकर महादेव गोविंद रानाडे आदि सहयोगियों के साथ 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की। जो समता मूलक समाज की बात हो रही, अंबेडकर की समता मूलक की बात हो रही, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग ने, महादेव गोविंद रानाडे ने जिस उद्देश्य से इस प्रार्थना समाज की स्थापना की कि एक ईश्वर एक है, एक ईश्वर में विश्वास दिलाना, एक ईश्वर की पूजा करना, जैसा कि तिलक ने गणपति महोत्सव शुरू किया था, लोगों को एकजुट करने का ये उद्देश्य था प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानाडे ने कहा भी है
कि जब आप अपने राजनीतिक अधिकारों की तुला पर कमज़ोर पाते हैं अपने को, तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते। और जब आप तक आपकी सामाजिक जो व्यवस्था है तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है, तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। उधर मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग में जनवरी 1915 में सर्वदेशक हित समाज की स्थापना की और फिर लखनऊ में इसका अधिवेशन भी किया गया 1916 में, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा रखा गया। और खैर 16 में जब इसका अधिवेशन हो रहा था तभी, क्योंकि महात्मा गांधी को भी हम पढ़ेंगे, तभी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 1916 में। तो जब गांधी दर्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर खैर इसकी बात हम लोग करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग वो है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं भी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कभी कभी, तो यहाँ पर उनकी रचनाएं मैंने दे रखा है। भारत का राष्ट्रीय अंश, या PDF भी आप लोगों को सुबह दे दिया गया है। भारत में जातियाँ और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, जाति का विनाश, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी और अछूतों की विमुक्ति, रानाडे, गांधी और जिन्ना, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, शूद्र कौन और कैसे, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उनका जो दर्शन था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता हैं, इन्होंने सर्वजन हिताय पर जोर दिया। इन्होंने समाज में समानता लाने के लिए अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, महाड़ सत्याग्रह भी चलाया। 1975 के बाद दलित चेतना की जो धारा विकसित हुई वह इसलिए विशिष्ट है क्योंकि उसने हिंदी जगत में अपनी पृथक और विशिष्ट पहचान बनाई। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दलित विमर्श चिंतन का प्रमुख हिस्सा बन चुका था। आधुनिक दलित साहित्य आंदोलन ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए गए सशक्त सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरा। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के प्रयासों से दलित शिक्षा आंदोलन भी चला। देखिए, जब यहाँ पर दलित साहित्य, आधुनिक दलित साहित्य की बात होती है तो जो अंबेडकर दर्शन है, अंबेडकर का जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन और संत मत से प्रभावित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शिक्षा, संघर्ष, संगठन की बात करते हैं, समता, समानता, भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और बौद्ध धर्म का ये सिद्धांत ही है। जब यहाँ पर बात हो रही है आधुनिक दलित साहित्य की, दलित विमर्श की, तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है। संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना गया। आधुनिक साहित्य की अगर हम बात करें तो रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना गया। आधुनिक युग में, आधुनिक साहित्य में दलित कवियों में प्रथम नाम अगर किसी का लिया जाता है तो वो है हीराडोम और स्वामी अछूतानंद। हीराडोम और स्वामी अछूतानंद, कहीं लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि आधुनिक दलित साहित्य की यहाँ पर बात हो रही, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर की बात हो रही है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना गया है। आधुनिक युग के दलित कवियों में पहला नाम हीराडोम का और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। दलित विद्वानों ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीराडोम की कविता अछूत की शिकायत को हिंदी की पहली दलित कविता भी कहा गया है। सरस्वती पत्रिका में हीराडोम की कविता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था अछूत की शिकायत, और उसी को हिंदी की पहली दलित कविता कहा गया है। जब आधुनिक दलित साहित्य की बात होती है तो आधुनिक दलित साहित्य में आप देखेंगे, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, बहुत सारी चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे उपन्यास की बात करें तो 1954 में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था बंधन
बंधन मुक्त, जिसे हिंदी का पहला दलित उपन्यास कहा जाता है, जो कि रामजी लाल का है। लिखना चाहें लिख लें, रामजी लाल का रामजी लाल का उपन्यास बंधन मुक्त 1954 में प्रकाशित हुआ, जिसे हिंदी का पहला दलित उपन्यास कहा जाता है। पहला दलित उपन्यास कहा गया था, लेकिन बाद में कई आलोचकों ने कहा कि उसमें उपन्यास के सारे गुण नहीं हैं और वो उसमें उपन्यास में कहा गया कि कुछ कमी भी है। लेकिन बाद के आधुनिक आलोचकों ने बंधन मुक्त को नहीं, बल्कि जयप्रकाश करदम का जो छप्पर उपन्यास है, जो कि 1954 का है, उसे पहला दलित उपन्यास स्वीकार किया गया बहुत सारे आलोचकों के द्वारा, जिन्होंने बंधन मुक्त को नहीं माना है। और परीक्षा में जयप्रकाश करदम का छप्पर इसीलिए बार बार पूछा भी जाता है। ऐसे ही प्रेम कपाड़िया का है मिट्टी की सौगंध उपन्यास, मदन दीक्षित का उपन्यास है मोरी की ईंट, सत्य प्रकाश का उपन्यास है जस तस भई सवेर। प्रथम दलित कहानी कौन सी है, क्योंकि आधुनिक दलित साहित्य की बात हो रही है तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बता दे रहे हैं, कहीं पर लिख लीजिए। इस पर परीक्षा में प्रश्न भी आता है। प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध, लिख लीजिए, वचनबद्ध सतीश की कहानी है। वचनबद्ध सतीश की कहानी है 1975 ईस्वी की, जो कि मुक्ति स्मारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऐसे ही आत्मकथा भी पूछा जाता है, खैर उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। विचारों को कोई देवी देवता नहीं देते, मनुष्य ही विचारों का सृष्टा है, भले ही वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। मनुष्य में विचार बुद्धि से उत्पन्न होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के 3 प्रमुख स्रोत थे। एक उनका अपना अनुभव, स्वयं का अनुभव और विचार था। वहीं ज्योतिबा फुले का सामाजिक आंदोलन और बौद्ध दर्शन था। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक चिंतन, बौद्ध दर्शन, राजनीतिक चिंतन जाति व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित था। दलित विमर्श सामाजिक मुक्ति पर जोर देता है। देखिए, जब जाति व्यवस्था की बात आती है कि उनका राजनीतिक चिंतन जाति व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित था, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे डॉक्टर अंबेडकर। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे डॉक्टर अंबेडकर। इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि ऐसी सामाजिक और मानसिक स्थिति राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को अवरुद्ध करेगी। उन्होंने जाति व्यवस्था को राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टि से पूर्णतः नकारात्मक बताया है। यह ना तो श्रम की उत्पादकता में सहायक है और ना ही सामाजिक समायोजन में। आर्थिक दृष्टि से यह जाति व्यवस्था बेईमानी है, क्योंकि इसमें कार्यक्षमता और कार्य निपुणता के सिद्धांत की पूरी अवहेलना है। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना है। दलित समाज में जो जय भीम कहा जाता है, जय भीम का आशय क्या है? जय भीम का आशय यह है कि बाबा साहब अंबेडकर दलित चेतना के प्रेरणापुंज हैं, वही दलित साहित्य और दलित आंदोलन के आधार हैं। उन्होंने मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया। बाबा साहब अंबेडकर प्रेरित दलित साहित्य ने मनुष्य को केंद्र में मानकर मानव स्वतंत्रता की घोषणा की। बाबा साहब अंबेडकर का दर्शन बौद्ध दर्शन, संत मंत्र दोनों से प्रभावित रहा है। बाबा साहब शिक्षा, संघर्ष, संगठन की बात करते हैं, समता, समानता, भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। बौद्ध दर्शन का भी यही सिद्धांत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के लड़कों की शिक्षा के लिए 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय की स्थापना की और 47 में औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। आगे अगर आप देखिए जब बात छुआछूत की आती है तो छुआछूत का ही परिणाम है कि उन्हें महाराजा गायकवाड़
के यहाँ जाति भेदभाव के कारण ही नौकरी से निकाल दिया गया था। अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, इसी में उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे, इन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है कि मैं बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा ये शिक्षित थे और उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पर वो बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव भी नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण ही कुछ समय बाद उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। तो ये भी कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पत्रिकाएं हैं वो मूक नायक है। प्रकाशन वर्ष इसके संपादन वर्ष के अनुसार भी पूछा जा सकता है 1920। बहिष्कृत भारत 1927। बहिष्कृत भारत एक ऐसी पत्रिका है जिसके शीर्ष पर संत ज्ञानेश्वर के वचन थे। समता पत्रिका 1928 की है जिसके संपादक देवराज विष्णु को नियुक्त किया गया। प्रबुद्ध भारत 1956 में प्रारंभ हुई, लेकिन इससे पहले प्रबुद्ध भारत का नाम था जनता, यानी पहले जनता नाम से प्रकाशित होती थी। 1930 में बाद में इस पत्रिका का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत किया गया और 1956 में प्रारंभ हुई। इतिहास के विद्वान रामचंद्र गुहा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गरीबों का मसीहा कहा है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगर बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद के अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की माता का नाम चंदा देवी था। खैर, डॉक्टर लोहिया की उम्र बहुत कम थी, लगभग 2.5 से 3 वर्ष के आसपास बताई जाती है। 2.5 या 3 वर्ष की बताई जाती है, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। डॉक्टर लोहिया चिंतक भी थे, सामाजिक नेता भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पत्रिका का नाम था मैनकाइंड और जन पत्रिका। इन दोनों पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मार्क्सवाद और गांधीवाद को अपना आदर्श मानते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, मारेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी वर्चस्ववाद और सामंतवाद की जगह समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। बाद में इन्होंने समाजवाद की स्थापना भी की। ऐसा समाजवाद जो पाश्चात्य समाजवाद से अलग था, जिसे नवीन समाजवाद कहा जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि साहित्य, संस्कृत, भाषा, इतिहास के लिए भी उनका मौलिक विचार था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्श समाजवाद में निम्न बातें सम्मिलित थी। इनके आदर्श समाजवाद में कौन कौन सी बातें सम्मिलित थी, तो इस पर आधारित भी परीक्षा में आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्श समाज में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए। इस पर भी आधारित परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन, भूमि का पुनर्वितरण, अंतर्राष्ट्रीय जमींदारी उन्मूलन, सांप्रदायिकता, जाति प्रथा, नर नारी असमानता, अस्पृश्यता, रंग भेद आदि सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। इन सब का इन्होंने विरोध किया। जहाँ तक यहाँ पर भूमि का पुनर्वितरण की बात है, ये आर्थिक विकास की रूपरेखा है। आर्थिक विकास की अगर बात करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो इनकी मान्यता थी कि जो गांधीवाद है, गांधीवादी सत्याग्रह और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने की नीति के माध्यम से ही मार्क्सवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने अपना आदर्श, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि इन्होंने अपना आदर्श मार्क्सवाद और गांधीवाद को इसीलिए इन्होंने माना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस चीज़ को स्वीकारते हैं कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन से बढ़कर और कोई तकनीकी नहीं है। महात्मा गांधी की तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी बहुत बड़ी बड़ी मशीन जो लगा रहे थे लोग, उनके लगाने के विरोध थे, यानी मशीनीकरण के विरोध में थे।
और इस सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए मर्यादा, अमर्यादा तथा सीमा असीमा पर ध्यान रखना होगा। जहाँ तक मार्क्सवाद की बात है तो मार्क्सवाद भौतिक उत्पादन और संतुष्टि तो प्रदान कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक शांति नहीं दे सकता। भौतिक संतुष्टि समाजवाद का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। इसीलिए पूर्णतः मार्क्सवाद से सहमत नहीं थे, लेकिन हाँ, जो चीज़ें इससे लेनी थी वो इन्होंने इससे लिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाज में व्याप्त विसंगतियों को समझने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कई नीतियों का प्रतिपादन उन्होंने किया और उसको उन्होंने अपने आदर्श समाजवाद में जगह दी। जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्र नीति, श्रम नीति, भाषा नीति, इन सब को उन्होंने अपने इस आदर्श समाजवाद में जगह दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि सामाजिक समानता आर्थिक समानता से अधिक महत्वपूर्ण है। वो लोकतंत्र के बिना समाजवाद को अधूरा मानते थे। उन्होंने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए चौखंबा योजना प्रस्तुत किया। ये चौखंबा योजना क्या था? चौखंबा योजना ये था कि केंद्र से लेकर के और ग्रामीण क्षेत्र तक, केंद्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक जो प्रशासन है वो 4 खंडों में होना चाहिए, 4 स्तर में होना चाहिए। यानी केंद्रीय प्रशासन होना चाहिए, फिर प्रांत का प्रशासन होना चाहिए, फिर जिला प्रशासन होना चाहिए और अंत में ग्रामीण प्रशासन होना चाहिए। और यहाँ पर जो इन्होंने दिया है वो तीसरे और चौथे में नगर पालिका, नगर निगम, इसकी चर्चा भी उन्होंने की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि समाज को वही व्यक्ति दिशा दे सकता है जिसको भूत का बोध हो, वर्तमान का ज्ञान हो और भविष्य का सपना हो। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि आर्थिक गैर बराबरी जाति पाति जुड़वा राक्षस हैं। अगर एक से लड़ना है तो दूसरे से भी लड़ना आवश्यक है। उन्होंने अंग्रेजी हटाओ, दाम बांधो, जाति तोड़ो, हिमालय बचाओ आदि आंदोलनों का संचालन किया। अब यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है कि निम्न आंदोलन किसका है या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आंदोलन कौन सा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आर्थिक गैर बराबरी जो कहा है कि आर्थिक गैर बराबरी जाति पात जुड़वा राक्षस हैं, इसी तथ्य के आधार पर आप देखेंगे इन्होंने जो ये कहा है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अरस्तु के सिद्धांत से समानता रखता है। जो उन्होंने मार्क्स का सिद्धांत है, मार्क्सवाद में जो है कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था आर्थिक विवेचन का सिद्धांत, आर्थिक विवेचन का सिद्धांत, कहीं पर लिख लीजिए, आर्थिक विवेचन का सिद्धांत, उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। मार्क्सवाद को जरूर अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स का यह जो सिद्धांत है आर्थिक विवेचन का सिद्धांत, उस आर्थिक विवेचन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही आप देखेंगे हीगल की जो मान्यता थी आर्थिक के बारे में, हीगल की मान्यता को भी अस्वीकार कर दिया है। और इसका उन्होंने जो पूरा विवरण दिया है वो व्हील ऑफ हिस्ट्री जो इनकी रचना है अंग्रेजी में, उसमें इन्होंने पूरा विस्तृत बताया है। इन्होंने अरस्तु के सिद्धांत को स्वीकार किया है, अरस्तु के समानता के सिद्धांत को लिया है आर्थिक विषमता के बारे में। डॉक्टर लोहिया ने 1966 में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा भी बुलंद किया। डॉक्टर लोहिया की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: सामाजिक चिंतन, सिविल नाफरमानी, समाजवादी एकता, क्रांति के लिए संगठन, भारत चीन और उत्तरी सीमाएं, जाति प्रथा, इतिहास चक्र, धर्म पर एक दृष्टि, भारत में समाजवाद, समाजवादी आंदोलन का इतिहास, रामकृष्ण और शिव, सुधरो और अथवा टूटो, समलक्ष्य संबोध, 7 क्रांतियाँ, नया समाज नया मन। देखिए 7 क्रांतियाँ या सप्त क्रांति, इस पर आधारित प्रश्न बन सकता है। डॉक्टर लोहिया ने जो सप्त क्रांति दी है, इस सप्त क्रांति में क्या क्या है?
सप्त क्रांति में क्या क्या है। सप्त क्रांति में अगर आप देखें तो इन्होंने नर नारी समानता के लिए बात किया, नर नारी समानता के लिए बात किया। इन्होंने रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक और वैचारिक असमानता की बात की। सप्त क्रांति में जो संस्कारगत जनजाति प्रथा के विरुद्ध पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए बात की। इन्होंने जो गुलामी थी उस गुलामी की बात की। पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता और विश्व लोक राज्य के लिए बात की। पूंजीवादी विषमता यानी आर्थिक विषमता की बात की। लोगों के अधिकारों की बात की। अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध और सत्याग्रह के लिए बात की। तो ये उन्होंने सप्त क्रांति में बात की है। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि आज संसार में बड़े बड़े आंदोलनों और क्रांति का युग है। इसको समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसलिए कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अंग्रेजी में लिखित जो रचनाएं हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हील ऑफ हिस्ट्री, इसी में उन्होंने आर्थिक विषमता की बात की है। आर्थिक विषमता की बात की है। जो कार्ल मार्क्स का आर्थिक विवेचन के सिद्धांत और हीगल का जो दृष्टिकोण है जिसको उन्होंने अस्वीकार किया, अरस्तु के सिद्धांत से जो इनकी समानता की जाती है, तो उन सब का जिक्र इन्होंने व्हील ऑफ हिस्ट्री में किया है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 एंड अदर, रिस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैफर्ड क्रिप्स, इंडिया, चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर, द कास्ट सिस्टम। तो ये इनकी अंग्रेजी में लिखित रचनाएं हैं। डॉक्टर लोहिया पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वे पुनर्जन्म को मानते हैं। भले ही आधुनिक और पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित हैं, लेकिन पुनर्जन्म में उनका विश्वास है। वो कहते हैं कि अगर ये सही है कि जो जन्मा है वो मरेगा, अब मरेगा अवश्य, तो ये भी तो सही है कि जो मरता है वो पुनः जन्म भी लेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना है कि हर राष्ट्र के अंदर वर्ण वर्ग का झूला झूलता है। जो वर्ण है वो वर्ग का झूला झूलता है। वैभव व संपत्ति का स्थान सतत परिवर्तित होता रहता है, जिससे राष्ट्रों का उत्थान और पतन होता है। सभी राष्ट्रों को भौतिक और सांस्कृतिक आधार का मिलन भी होता रहता है, जिससे उसमें एक निकटता का भाव उत्पन्न होता रहता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और एंजल्स का प्रभाव था। तो ये हम लोगों ने लोहिया दर्शन और अंबेडकर दर्शन की बात की। गांधीवादी दर्शन पर भी आपको लेक्चर मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपके पाठ्यक्रम में वैचारिक पृष्ठभूमि है वह आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपकी कविता की इकाई प्रारंभ होगी। कविता की इकाई से नया बैच शुरू होगा।